नमस्कार बच्चों, आज मैं श्रीमती आशा रानी आप सभी के सामने हिंदी में संधि विषय पर कुछ समझाने का प्रयास करूंगी। हिंदी अक्सर बच्चे बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और हिंदी में अक्सर बच्चों के अंक कट जाते हैं। हिंदी अपने आप में सरल है, लेकिन इसको भी नियम में बांधकर यदि आप पढ़ेंगे तो आपके अंक स्वाभाविक रूप से अच्छे आएंगे। तो हिंदी में आज मैंने जो विषय चुना है वो है संधि, और संधि में भी मैंने आपको व्यंजन संधि को बताना चाहा। व्यंजन संधि क्योंकि बच्चे इसको रट कर लिखने का प्रयास करते हैं, ये भी रटने का विषय नहीं है। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि संधि में नियम परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। कोई भी वर्ण किसी भी प्रकार से अपने आप स्वतः नहीं परिवर्तित होता है, उसको आप नियम में बांधकर परिवर्तित कीजिए, फिर आपको वो रटना नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में अगर वो नियम है तो आप किसी भी प्रकार से उसको हल कर सकते हैं। संधि पढ़ने से पहले आप सबसे पहले जानेंगे वर्णमाला क्या है, वर्गीय व्यंजन क्या है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्गीय वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में 5 व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही इसको हम क वर्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद च वर्ग है। च वर्ग का मतलब क्या है? च उस वर्ग का एक पहला अक्षर है, तो उस च वर्ग के 5 अक्षर इसके अंदर आ जाएंगे। च, छ, ज, झ, य। उसके बाद है ट। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद है त वर्ग। त वर्ग में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। तो इस प्रकार हम इसको त वर्ग के नाम से जानते हैं। ऐसे ही प। प वर्ग में क्या आएगा? प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में जो हमने वर्ण आपको बोले, क वर्ग का पहला अक्षर क्या है? क। उसके बाद है ख, उसके बाद है ग, घ और ङ। क, ख, ग, घ, ङ। इसमें आपको जानना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और 5वां कौन सा है। क्योंकि ये जाने बगैर जैसे मैं आपको नियम में बोलूंगी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप जानिए कि क वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है। तो तीसरा अगर मैं बोलूंगी तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा ग के ऊपर कि क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग। च वर्ग है। च वर्ग के कौन कौन से व्यंजन हैं? च, छ, ज, झ, य। तो ये कौन सा वर्ग हो गया? च वर्ग। च वर्ग का चौथा अक्षर कौन सा है? झ। पहला कौन सा है? च। 5वां कौन सा है? य। इस प्रकार से मैं आपको नियम में जब समझाऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी पहले को तीसरा हो जाता है, पहले को 5वां हो जाता है। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन वर्गीय व्यंजनों को ध्यान से समझ लेंगे कि क वर्ग का तीसरा कौन सा है। ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आए? ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में क्या आया? त, थ, द, ध और न। ऐसे ही प वर्ग है। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से आपने ये वर्गीय व्यंजनों की पहचान की। वर्गीय व्यंजन के बाद आपके दिमाग में पूरे स्वर भी होने चाहिए कि स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर हैं। उसके बाद अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। तो इस प्रकार आपने इस पूरे नियमों को, वर्णमाला को अपने दिमाग में केंद्रित रखना है व्यंजन संधि समझने से पहले। अब व्यंजन संधि, संधि अपने आप में क्या है? संधि 2 वर्णों का मेल है। 2 वर्ण कौन से हैं?
एक शब्द है, एक शब्द के भी दो भाग हो सकते हैं, दो शब्दों का भी एक शब्द बन सकता है। तो संधि में लेकिन परिवर्तन कहाँ होता है? दो वर्णों को जब हम एक बना देते हैं या दो वर्णों में कोई नियम के अनुसार जब परिवर्तन करते हैं और वो दोनों शब्द एक शब्द बन जाता है तो हम उसको संधि कहते हैं। अब संधि में पहले स्वर संधि आती है। स्वर संधि वहां होती है जहां स्वरों में परिवर्तन आता है, लेकिन व्यंजन संधि वहां होती है जहां व्यंजनों में परिवर्तन आता है। व्यंजनों में परिवर्तन कब आता है? व्यंजनों में परिवर्तन के कुछ नियम हैं, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो संधि में हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्वर संधि अक्सर 8वीं कक्षा तक पढ़ाई जा चुकी है, तो आज मैं व्यंजन संधि आपको इसीलिए पढ़ाना चाहती हूँ कि व्यंजन संधि में विशेष नियम होते हैं जिनको आप कभी भी रटने का प्रयास न करें, उनको आप समझने का प्रयास करें। तो संधि में भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब क्या हुआ? जहां पर व्यंजनों में परिवर्तन हो। अब आपको मैंने सिखाया था कि वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपके पास मैंने अभी लिखा वाक जमा ईश। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको। जो जमा का निशान है उससे पहले एक शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में एक शब्द लिखा हुआ है। तो इन दोनों शब्दों में आपको दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं जिनके अनुसार परिवर्तन आपको करना है। व्यंजन संधि है तो व्यंजन में ही परिवर्तन होगा। स्वर संधि होती है तो स्वरों में परिवर्तन होता है। उसके बाद तीसरी संधि विसर्ग संधि होती है जहां विसर्ग के अनुसार परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वाक। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क। क क्या है? अपने आप में एक व्यंजन है। अब यहाँ पर एक नियम है। क्या नियम आया? पहले आप ये समझ लें कि ये पहला जो शब्द है इसको हम पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाला जो शब्द है हम उसको उत्तर पद बोलते हैं। तो पूर्व पद के अंत में अब हम ऐसे नहीं बोलते हैं असभ्य तरीके से कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, हम इसको पद के रूप में बांधते हैं कि पहले हमने क्या लिया? पहले शब्द को हमने पूर्व पद बोला। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? अब अंतिम क्या होगा? जो अंत में है। तो पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है? क। इसको क्या हो जाएगा? पहले को तीसरा। इसीलिए मैंने आपको वो वर्णमाला समझाई थी। पहले को तीसरा का मतलब क्या है? जो अपने ही वर्ग का पहला है उसी वर्ग के तीसरे अक्षर पर आप चले जाएंगे। तो क था तो क का तीसरा क्या होगा? क वर्ग का क ख ग। क्या समझा आपने? पहले ही वर्ग का जो अपने आप, अब ये नहीं क वर्ग का पहला है तो हम च वर्ग का तीसरा ले आए, नहीं, आपको क वर्ग का ही तीसरा अक्षर करना है। कब करना है? अब आपके दिमाग में ये भी है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी क करे देखेंगे और उसको ग बना देंगे। उसकी भी एक शर्त है कि वो कब होगा? जब उत्तर पद में, उत्तर पद क्या है? जो बाद वाला शब्द था, उत्तर पद का पहला अक्षर यदि, क्या, फिर से ध्यान दीजिए, उत्तर पद का पहला अक्षर यदि या तो कोई स्वर हो, पहली शर्त क्या है? उत्तर पद का पहला अक्षर यदि कोई स्वर आ जाए। दूसरी शर्त क्या है? किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने थे? 5, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा हो। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए, या य, र, ल, व और ह ये आ जाए तो क्या होगा? पहले को तीसरा होगा। इनमें से कोई भी एक शर्त यदि आपको उत्तर पद के पहले वर्ण में दिखाई देती है तभी आप पहले को तीसरा कर पाएंगे। अब यहां पर इन सारी शर्तों में से कौन सी एक शर्त आपको दिखाई दी? स्वर। क्या स्वर है? ई।
ई अपने आप में क्या है, एक स्वर है। इसलिए इन सारी शर्तों में से एक शर्त आपको दिखाई दी तो आपने इस पहले को क्या कर दिया, तीसरा कर दिया। जब पहले को तीसरा क्या होता है, क ख ग। अब ये ऐसे है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, ग हलंत है, तो कभी भी हलंत व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो उसके अंदर स्वतः मिल जाता है। ये कोई नियम नहीं है, ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो ये नियम तो ठीक है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आप इसको इकट्ठा करके ग के अंदर ये मात्रा चली जाएगी और आप इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे, वागीशः। ये आपका एक क्या बना, ये दो शब्द थे, वाक् जमा ईशः। वाक् का होता है अर्थ वाणी, ईशः का अर्थ है स्वामी, जो वाणी का स्वामी है। अब ये दो अपने आप में स्वतंत्र शब्द थे, जिनको हमने एक बना दिया, वो क्या बन गया, वागीशः, अर्थात जो वाणी का स्वामी है हम उसको कहते हैं वागीशः। तो वागीशः बनाने के लिए आपने क्या क्या याद किया, पांचों वर्गीय व्यंजन। 5 वर्ग हैं, 5 में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये आपने ध्यान दिया। उसके बाद आप कौन कौन सी शर्तें हैं जहां क को ग होगा, वो शर्त आप करेंगे। पहले को तीसरा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, उसके पीछे जो शर्त है, जो नियम है, वो नियम क्या है, ये व्याकरण का नियम है कि यदि कोई भी स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, अब पहला या दूसरा अगर यहाँ होगा तो क को ग नहीं होगा। ये शर्त आपको थोड़ी सी यहाँ पर स्वतंत्रता दी है कि चाहे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा हो, जरूरी नहीं है कि वो क वर्ग का ही तीसरा चौथा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का अक्षर हो, लेकिन वो तीसरा या चौथा होना चाहिए, या फिर य र ल व ह में से कोई होना चाहिए। तो वहां पर आपका शब्द जो है वो परिवर्तित होगा और शब्द क्या बन जाएगा, क को हमने क वर्ण को किया ग, तो वाग ईशः, और हमने इसको संक्षिप्त में क्या लिखा, वागीशः। तो ये क्या नियम था, ये पहला नियम आया था, वाग जमा ईशः वागीशः। उसके बाद हम देंगे दूसरा उदाहरण आपको, जगत जमा ईशः। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हलंत व्यंजन कौन सा है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, त। त को क्या करेंगे हम, त के स्थान पर हम तीसरा वर्ण लाएंगे। क्यों लाए, कौन सी शर्त आई, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्वर। स्वर वाला नियम क्या है, ई। तो ई के अनुसार हमने त को क्या किया, त को उसी वर्ग का तीसरा, तीसरा कौन सा होगा, त थ द, तो त वर्ग का तीसरा क्या होगा, द। अब ये द हलंत है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। किसी भी प्रकार से आप जितना संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं वो लिखें, वही शुद्ध रूप माना जाता है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जगदीशः। अब इन दोनों शब्दों का अपने आप में अलग अलग अर्थ था। जगत का अर्थ है संसार, ईशः का अर्थ है स्वामी। तो जगत का जो स्वामी है वो दोनों वर्णों ने दो शब्दों को मिला दिया, तो शब्द बन गया जगदीशः। ये हमारी क्या है, व्यंजन संधि। हमने परिवर्तन किस में किया है, व्यंजन में किया, हमने त को द किया है, ई अपने आप में वही की वही है, वो केवल उस जब नियम के अनुसार वो बंध गया तो वो उसके अंदर संक्षिप्त रूप में आ गई और ये शब्द शुद्ध रूप क्या बन गया, जगदीशः। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी प्रकार से, अभी आपने स्वर का उदाहरण देखा, आप इसमें व्यंजन के अनुसार आपको मैं दिखाना चाहूंगी, शब्द है हमारे पास दिक् जमा गज। क्या है, दिक् जमा गजः।
अब यहाँ पर पहली शर्त जो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी स्वर हो। दूसरी शर्त क्या थी? उत्तर पद में। ये सारी शर्तें कहाँ होंगी? जो उत्तर पद का पहला अक्षर है वहां पर ये सारी शर्तें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जो शर्त है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? वर्ग का तीसरा अक्षर। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग क्या है? तीसरा वर्ण है। यहाँ पर क वर्ग का ही तीसरा है, लेकिन ये जरूरी नहीं, यहाँ किसी और वर्ग का भी अगर तीसरा है तब भी आप उस क को ग करेंगे। अब यहाँ पर क क्या है? क वर्ग का पहला व्यंजन है, उस क को आप क्या करेंगे? ग करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने क्यों किया। जब आप उस क्यों का प्रश्न का, वो क्यों अपने आप में एक प्रश्न है, उसका जब आप उत्तर ढूंढेंगे कि मैंने क को ग क्यों किया है, तब आप उस नियम पर जाएंगे और नियम के अनुसार आप वहां पाएंगे कि अभी अभी आपको मैंने बताया था कि यदि उत्तर पद में या तो स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो। अब यहाँ पर आपको ग दिखाई दे रहा है तीसरा, तो आपने क को क्या किया? ग कर दिया। क्या किया? ग। अब वहां पर जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था वाक जमा ईशः, तो ई क के अंदर जब क को हमने ग किया था तो ग के अंदर ई मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर ये व्यंजन है दोनों, तो व्यंजन व्यंजन के अंदर नहीं मिल सकता है, उसका संक्षिप्त रूप बन सकता है, लेकिन उसके अंदर उसका समावेश नहीं हो सकता। तो ग अपने आप में जब हम लिखेंगे, जब हम उसको एक शब्द बना रहे हैं, तो हम उसको हलंत के रूप में नहीं लिख करके उसको आधा है तो उसको आधा ही लिखेंगे, क्योंकि ये क आधा था तो इसको हमने आधा ही ग किया है और यहाँ पर ये अपने स्थान पर ज्यों का त्यों है। लेकिन अगर हम इसको लिख रहे हैं एक रूप बना करके, तो हम इसका संक्षिप्त रूप लिखेंगे दिग्गज। क्या रूप बन गया? दिग्गज। तो ये भी क्या हुआ है? पहले को तीसरा। पहले को तीसरा कब हुआ? यहाँ पर जब उत्तर पद में भी किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ गया। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि तीसरा या चौथा ही क्यों लिया, पांचवा क्यों नहीं लिया? क्योंकि पांचवें के लिए एक अलग नियम है। जब तक आप पहले तीसरे नियम को नहीं सीखेंगे, अगर पांचवा भी मैंने आपको साथ में समझा दिया तो आप किसी भी प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पहले को तीसरा हम सीख रहे हैं। पहले को तीसरा कब होगा? उत्तर पद में या तो कोई स्वर आए या वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए। तो यहाँ पर हमें तीसरा अक्षर मिला तो भी हमने क को ग किया। उससे पहले जब हमें स्वर मिल गया था तो भी हमने क को ग किया। उसके बाद यदि हमें तीसरी शर्त और कोई दिखाई देती है तो भी हम उसको क्या करेंगे? पहले को तीसरा करेंगे। जैसे अब जमा ज। यहाँ पर वो नियम है, अभी आपने देखा था कि उत्तर पद में भी क वर्ग का ही तीसरा था, लेकिन मैंने आपको बार बार समझाया कि जरूरी नहीं है क वर्ग का ही तीसरा हो, उत्तर पद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको नियम बता रही हूँ उसके अनुसार आप क्या देख रहे हैं कि प और ज दोनों ही अलग अलग वर्ग के व्यंजन हैं। प वर्ग का पहला अक्षर है और ज जो है च वर्ग का तीसरा है। प वर्ग का ही नहीं है, ज क्या है? किस वर्ग का है? च वर्ग का। तो च छ ज, ज कौन सा है? तीसरा है। तो मैंने इसीलिए आपको बात बताई थी, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा। तो तीसरा हमें क्या मिला? ज मिला। तो हमने किसको क्या किया? हमने प को, प हमेशा इस ज वर्ग के अनुसार नहीं बदलेगा, प अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन पर जाएगा। इसको कहते हैं पहले को तीसरा। अब पहले को तीसरा का मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर पद में जिस वर्ग का देख रहे हैं उसी को कर दे, नहीं। आपने क्या करना है? पहले को अपने ही वर्ग का तीसरा, तो आपने क्या बनाया? प का क्या तीसरा है? प फ ब। तो आपने यहाँ क्या बनाया? ब हलंत है और पीछे ज। इसको जब संक्षिप्त रूप में आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? अबजह।
क्योंकि ब हलंत है और जब आपने इसको एक शब्द का रूप देना है, एक आकार देना है, तो आप इसको हलंत को आधा करके लिख देंगे और ये बन जाएगा अब्ज। जल में जो उत्पन्न होता है अब कहते हैं जल। ठीक है, आपको समझ में आया। उसके बाद आपने देखा दूसरा उदाहरण, दिक् जमा दर्शन। दिक् क्या है? क। अब यहाँ पर क्या है? किसी और वर्ग का तीसरा है, तो आपने क को यहाँ फिर क्या कर दिया? दिक् जमा दर्शन, दिग्दर्शन। क्या बन जाएगा? क को हमने क्या किया? ग। क्यों किया? कौन सी शर्त आई? क्योंकि उत्तर पद में जो पहला वर्ण है वो किसी भी वर्ग का तीसरा है, इसलिए हमने पहले को तीसरा किया। हलंत है इसलिए हमने एक बार आपको हलंत लिखा, लेकिन आप जब परीक्षा में लिखेंगे, कक्षा में लिखेंगे, तो आप उसको जो कहते हो उसको संक्षिप्त रूप में ला करके आप लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाने के लिए क्या बताया कि आपने क को ग किया है केवल, ये आधा पहले से ही है। हलंत का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई स्वर मिला हुआ नहीं है, वो अपने आप में आधा है। अगर यहाँ स्वर मिला हुआ होता तो ये नियम नहीं था, फिर ये स्वर संधि के स्थान पर व्यंजन संधि ही नहीं थी, वो स्वर संधि हो जाती। तो यहाँ पर आपने इसको किस प्रकार से लिखना है? दिग्दर्शन। ये है व्यंजन संधि का नियम। अब उसके बाद आप समझेंगे कि पहले को पांचवा, अभी आपने सीखा पहले को तीसरा, इसी प्रकार से पहले को पांचवा अक्षर भी हो जाता है। अब वो कब होता है? स्वाभाविक रूप से उसका नियम अलग होगा, क्योंकि पहले को तीसरा होने की शर्तें क्या क्या थी? जब कोई स्वर आया, या कोई वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आया, या य र ल व ह में से कोई अक्षर आया। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं आपको? पहले को, पहला क्या है? किसी भी वर्ग का पहला अक्षर पांचवे में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं पहले को पांचवा। लेकिन कब होता है? जब उत्तर पद में भी। कब होगा? जैसे मैंने आपको उदाहरण लिखा, वाक जमा मय। क्या है? पहले को हमने क्या करना है? पांचवा। पहले को क्या करना है? पांचवा। वहां पर हमने क्या किया था? पहले को तीसरा। इसमें आपने विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या नियम मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको ध्यान से इसीलिए बता रही हूँ, किसी भी प्रकार से आप भ्रमित ना हो। वहां पर पहले को तीसरा हुआ था, यहाँ पर आप पहले को पांचवा करने जा रहे हैं। तो जब पहले को पांचवा करेंगे तो आपने एक शर्त देखनी है, क्या? कि यदि उत्तर पद में भी, उत्तर पद क्या था? जो दूसरा शब्द था उसका पहला अक्षर, उत्तर पद में भी यदि कोई भी पांचवा व्यंजन आ जाए, किसी भी वर्ग का यदि पांचवा व्यंजन आ जाए, तो पहले को पांचवा। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, पहले के बाद यदि तीसरा या चौथा आ जाएगा तो पहले को तीसरा, पहले के बाद यदि तीसरा या चौथा नहीं है, पांचवा है, तो क्या हो जाएगा? पहले को पांचवा। अब पहले को पांचवा क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्योंकि उत्तर पद में आप म देख रहे हैं, प वर्ग का ये पांचवा व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म। तो जब आपने म को देखा तो ना ये तीसरा है, ना ये चौथा है, ये पांचवा है, तो आपने इसको क को क्या कर दिया? क जो होगा अपने ही वर्ग का पांचवा होगा। क क्या होगा? अपने ही वर्ग का पांचवा। तो क वर्ग का ही पहला अक्षर है, तो उसके स्थान पर पांचवा क्या होगा? क, ख, ग, घ, ङ। वांग मय। वाक जमा मय का शुद्ध रूप क्या हुआ? दोनों शब्द जब एक बन गए तो उसका रूप क्या हुआ? वांगमय। वांगमय हो जाना। किसी भी प्रकार से जब आप उच्चारण करते हैं, कोई श्लोक उच्चारण करते हैं, तो हम उसको कहते हैं वांगमय होना। तो ये क्या था? पहले को पांचवा। अब कुछ एक विशेष नियम है व्यंजन संधि के। जब उत्तर पद में किसी भी प्रकार, पूर्व पद में आप देखते हैं त अपने आप में एक विशेष नियम वाला है। त के स्थान पर जो उत्तर पद में आप देख रहे हैं,
वही वहां पर हो जाता है। ये तीसरा नियम मैं आपको समझा रही हूँ। त के बाद यदि च आ जाता है तो त को च हो जाता है। जैसे सत जमा चित, क्या बन जाएगा? सत जमा चित। व्यंजन संधि में ये तीसरा नियम आ रहा है आपके लिए। ये वर्ग का पहला ही है, लेकिन त के लिए एक विशेष नियम बनाया गया है कि त के बाद यदि किसी भी प्रकार से च आएगा तो त को च हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कि ये दूसरे को देखकर तुरंत रंग बदल लेता है। आप मजाकिया भाषा में इस प्रकार से इसको याद करेंगे कि त एकदम से रंग बदल लेता है, गिरगिट के जैसा है। तो त ने जब च को देखा तो ये च बन गया। तो क्या बना? त को जब च बनना था तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। कि क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि त हलंत है। उसके बाद हलंत अक्षर से पहले यदि कोई ई आती है तो हम उसको हलंत व्यंजन के आगे से लगाते हैं। ये नियम है, इसलिए हमने इसको लिखा इसी प्रकार से सत जमा चित सचित। अब यहाँ पर अगर त के बाद ज आ जाता है, उत जमा ज्वल, तो त ने क्या कहा कि मैं जिसको भी देखूंगा वैसा ही हो जाऊंगा। तो त ने देखा ज तो त भी ज बन गया। तो क्या बन गया? उज्ज्वल। उज्ज्वल अक्षर बच्चे गलत लिख देते हैं। आप नियम पर जाइए कि नियम क्या है। दो वर्ण क्या है? उत जमा ज्वल। तो ज भी आधा है, त भी आधा है, तो ये दोनों ही ज एक साथ आधे हो गए। सत जमा चित सचित, उत जमा ज्वल उज्ज्वल। जगत जमा नाथ। तो त को क्या हो गया? त ने न को देखा कि यहाँ न है तो मैं भी न ही बनूंगा। तो आप इस प्रकार से इसको सीख सकते हैं। तो क्या बन गया? जगन्नाथ। तो ये क्या नियम है? त का नियम है। तो इस प्रकार से मैंने आपको व्यंजन संधि समझाने का प्रयास किया। व्यंजन संधि कुछ गूढ़ नियमों को लिए हुए है। आपको बहुत गहराई से पहले एक एक स्टेप पर चलना होगा। सबसे पहले आप वर्णमाला में वर्ग को समझिए। वर्ग का पहला व्यंजन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। उसके बाद आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग पर आइए। फिर आप सारे स्वरों को भी दिमाग में रखिए कि स्वर कौन कौन से हैं और पहले को तीसरा कहाँ होगा, ये हमने आपको बताया। क को ग कब होता है। इस प्रकार से आप सारे नियमों को ध्यान से समझते हुए आप इस प्रकार व्यंजन संधि को यदि सीखेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार से आप अपने अंक नहीं खो पाएंगे। हिंदी में भी बहुत से व्याकरणिक नियम हैं जिनमें बंधकर आपको ये ध्यान रखना है कि नियम के अनुसार ही हम उसको बदलें। संस्कृत में जिस प्रकार नियम है व्याकरण को सीखने की, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी आप नियम में बंध करके सीखें। तो आज आपने इस प्रकार मेरे साथ व्यंजन संधि सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम मिलते रहेंगे। तो अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई संदेह हो, आप दोबारा सीखने का प्रयास करें। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम हमेशा आपके साथ हैं।